अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। आपको पता है कि अगर किसी भी कंडक्टर का हमें रेजिस्टेंस मेजर करना हो तो हम व्हिटस्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं, लेकिन ये तो केस है आयोनिक सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे आप डीसी करंट और डायरेक्ट वायर कनेक्ट नहीं कर सकते। उसके दो प्रॉब्लम है। अगर आप डीसी करंट यूज़ करोगे तो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन में दोनों जगह पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, और जब भी कोई सॉलिड कंडक्टर होता है तो उसको आप वायर से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये तो सॉल्यूशन है तो इसको आप डायरेक्टली वायर से कनेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो पहले तो हम डीसी करंट यूज़ नहीं करेंगे, हम एसी करंट यूज़ करेंगे। और जो कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस यूज़ करने वाले हैं उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल कैसे दिखता है? तो उसकी इमेज यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ये दोनों इमेज कंडक्टिविटी सेल की है, लेकिन अभी जो ट्रेडिशनली जो यूज़ होता है हर जगह पे लेबोरेटरी में वो ये सेकंड वाला है। तो आप जैसे कि देख रहे हो कि यहाँ पे एक ट्यूब जैसा आपको दिख रहा है, वहाँ पे दो वायर जा रहा है और दोनों वायर के नीचे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, और ये प्लेटिनम कोटेड है प्लेटिनम ब्लैक से, जो उसको अच्छी कंडक्टिविटी और सरफेस प्रोवाइड करता है। ये जो दो इलेक्ट्रोड है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है L और इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A। अब आपको इक्वेशन पता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। L है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ये जो अभी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उसके, और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ध्यान से देखो कि ये जो रो है वो है रेजिस्टिविटी। अगर इसका इन्वर्स करें तो हमें मिल जाता है कंडक्टिविटी। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी R इज इक्वल टू L 1 अपॉन कापा इंटू A, जहाँ पे कापा है कंडक्टिविटी। ये जो L अपॉन A है मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, इसको सेल कांस्टेंट कहा जाता है और इसको डिनोटेड किया जाता है G स्टार से। अब देखो लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, लेंथ का यूनिट होता है मीटर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो इसका जो यूनिट आएगा वो मीटर इनवर्स होगा। ऐसे हम बोल सकते हैं कि लेंथ अपॉन लेंथ स्क्वायर, दैट मीन्स लेंथ रेज़ टू -1, ये यूनिट है सेल कांस्टेंट का। देखो ये सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ और उन दोनों के बीच के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। अब ये इतना इजी भी नहीं है मेज़र करने के लिए कि L/A की वैल्यू क्या है। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, हमें ऐसे एक नोन सॉल्यूशन लेना पड़ता है जिसकी कंडक्टिविटी विथ वेरियस टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन हमको पता हो, और उसके बेसिस पे हम रेजिस्टेंस मेजर करके ये कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हमें G स्टार मतलब सेल कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है। आपको शायद इक्वेशन याद ही होगी कि हमारी इक्वेशन थी R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, फिर रो का हमने किया कापा मतलब 1 बाय कापा, तो हमारी इक्वेशन हुई थी R इज इक्वल टू L अपॉन कापा इंटू A। देखो L बाई A को हम लिख सकते हैं G स्टार, तो अब हमारी इक्वेशन हुई R इज इक्वल टू G स्टार डिवाइडेड बाई कापा। अब G स्टार को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी R इंटू कापा, मतलब आपको R पता चल गया और आपके पास कापा की वैल्यू है तो आपको मिल जाएगी G स्टार की वैल्यू। अब यहाँ पे जो नोन सॉल्यूशन हम लेने वाले हैं वो जनरली लेते हैं KCl का। KCl के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसकी कंडक्टिविटी हमारे पास नोन है, जो यहाँ पे गिवन है, ये रेफरेंस में हमारे पास है। अब इसका यूज़ करके हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू मतलब G स्टार की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। शायद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि सिर्फ KCl हमने क्यों लिया, NaCl, KBr ये सब क्यों नहीं लिए? तो उसका एक सिंपल रीज़न है कि अगर आप K प्लस एंड Cl माइनस इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों की आयोनिक साइज ऑलमोस्ट सेम है, और जब आयोनिक साइज सेम होगी तो दोनों की मोबिलिटी वो भी सेम होगी, मतलब जितनी स्पीड से K प्लस जाएगा उतनी स्पीड से Cl माइनस भी जाएगा। इसीलिए कि दोनों की मोबिलिटी या दोनों की कंडक्टिविटी सेम है, इसीलिए यहाँ पे KCl का सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, और इस KCl के सॉल्यूशन का यूज़ करके हमें मिलता है सेल कांस्टेंट। तो जब भी आपको हायर क्लास में ऐसे कंडक्टिविटी वाले प्रैक्टिकल करने के आएंगे तब सबसे पहले आपको G स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट को फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद ही आपका मेन प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। अब हमें सेल कांस्टेंट तो पता चल गया है, लेकिन इसके बाद हमें मेजर करनी है उसकी कंडक्टिविटी। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं व्हिटस्टोन ब्रिज, क्योंकि देखो हमें पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उसके बाद हम कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी आपको सर्किट दिख रही होगी, यहाँ पे जो व्हिटस्टोन ब्रिज की सर्किट है उसमें R1 है वेरिएबल रेजिस्टेंस,
हमारा R2 है, वहाँ पे हमने रखा है कंडक्टिविटी सेल जिसका रेजिस्टेंस हमें मेज़र करना है। एंड R3 एंड R4, आपको शायद याद होगा कि जो व्हिटस्टन ब्रिज का प्रैक्टिकल था उसमें R3 एंड R4 एक वायर था जिसके ऊपर हम जॉकी घुमाते हैं और वो जॉकी कनेक्टेड होती है हमारे R1 R2 के बीच में। तो यहाँ पे बीच में उसके जॉकी और वो कनेक्शन के बीच में हम हेडफोन या ऑसिलेटर या कोई गैल्वेनोमीटर रखते हैं जहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन दिखता है। देखो, जब भी हमारे ऑसिलेटर मतलब ये डिटेक्टर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 आ जाए या हेडफोन हो तो कोई नॉइज़ ना आए, उसका मतलब ये पूरा इक्विलिब्रियम हो चुका है। उस टाइम पे जो रेशियो है यहाँ पे पोटेंशियल का R1/R3 इज इक्वल टू हो जाएगा R2/R4। ये बात माइंड में रखना कि R3 और R4 जो व्हिटस्टन ब्रिज में जो वायर था उसका रेशियो ही हमें लेना है लेंथ का रेशियो। R1 हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब देखो इक्वेशन क्या हुई, R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। तो R2 को सब्जेक्ट बनाओगे तो इक्वेशन क्या आएगी, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R4 डिवाइडेड बाई R3। अब ये सभी वैल्यू हमने रखी, लाइक R1 की वैल्यू रखी, R3 एंड R4 जो लेंथ वैल्यू है वो हमने रखी, तो हमें मिल जाएगा R2। अब आपको पता है जी स्टार की इक्वेशन क्या थी, तो जी स्टार इज इक्वल टू K इंटू R। अगर हम यहाँ पे K को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारी इक्वेशन आएगी जी स्टार डिवाइडेड बाई R। जी स्टार आपको पता है कभी ऊपर फाइंड आउट किया KCL का सॉल्यूशन यूज़ करके, और R अभी व्हिटस्टन ब्रिज से फाइंड आउट किया। तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगी K की वैल्यू, मतलब कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की सेम सॉल्वेंट के अंदर कंडक्टिविटी मेजर करें तो वो हमें डिफरेंट आएगी। उसके कई सारे रीज़न है। अगर हम सेम टेम्परेचर पे भी मेजर कर रहे हैं तो भी चार्ज, साइज ऑफ द आयन, फिर वो कैसे डिसोशिएट होता है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, ये सभी पैरामीटर उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए सिंपल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन से हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हमें एक नई क्वांटिटी या नई फिजिकल टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी और वो है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं लैम्बडा एम से, और उसकी जो इक्वेशन आएगी वो है लैम्बडा एम इज इक्वल टू K/C। K है हमारी कंडक्टिविटी और C है कॉन्सेंट्रेशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ लो कि हमारे पास K की जो वैल्यू, मतलब जो हमारी कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो साइमेंस पर मीटर इनवर्स में है, और हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है मोल पर मीटर क्यूब में। तो लैम्बडा एम फाइंड आउट करने के लिए अगर K की वैल्यू साइमेंस पर मीटर इनवर्स में है और कॉन्सेंट्रेशन दिया है मोल पर लीटर में, तो मोल पर लीटर को मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो अब जो हमारी इक्वेशन होगी वो है कापा, जिसका यूनिट होगा साइमेंस मीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय मोल पर लीटर जो था अब वो हो गया मोल पर मीटर क्यूब। तो देखो नीचे यहाँ पे मीटर क्यूब है, जो ऊपर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, तो जो मीटर क्यूब माइनस मीटर करेंगे तो वो मीटर स्क्वायर रहेगा। तो अब जो यूनिट होगा वो होगा साइमन्स मीटर स्क्वायर पर मोल होगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, जो कंडक्टिविटी का यूनिट था वो था साइमन्स पर मीटर, मतलब साइमन्स मीटर इनवर्स था, और जो मोलारिटी थी तब हमने उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, इसलिए 1000 से उसको मल्टीप्लाई किया मोलारिटी को। यहाँ पे 1000 नीचे आ रहा है, ध्यान से देखो, ऊपर K है, नीचे 1000 इंटू मोलारिटी है, मोल पर लीटर जो हो गया मोल पर मीटर क्यूब में। अब थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं कि अगर हमारे K की वैल्यू साइमेंस पर सेंटीमीटर में है तो क्या होगा। सिंपल, जो मोल पर मीटर क्यूब मिली हमें कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, तो इसको मीटर क्यूब से कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको रिलेशन पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10⁻² मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 10⁻6 हो गया, तो वो 10⁻6 जाएगा ऊपर। तो अब क्या होने वाला है, K मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻3 इंटू मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो नीचे 10⁻3 है, ऊपर 6 है, तो क्या होगा, जो नीचे 10⁻3 मतलब 1000 है वो ऊपर जाएगा, तो 10⁻6 में से -3 हो गए, तो अब बचे कितने, 10⁻3 बचे। अब जो हमारी इक्वेशन आएगी जिसमें हमने सेंटीमीटर यूज़ किया है, तो देखो लैम्बडा एम इज इक्वल टू क्या होगा, तो K इंटू 1000 अपॉन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कॉन्सेंट्रेशन। अब यूनिट कैसे हुआ इसको मैं समझाऊं। देखो लैम्बडा एम का यूनिट हमने कौन सा लिया था, वो था साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और जो कॉन्सेंट्रेशन आया उसका यूनिट था मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर गया, तो अब यूनिट हो जाएगा साइमेंस सेंटीमीटर रेज़ टू 2 एंड मोल इनवर्स।
और यहाँ पे 1000 मल्टीपल में मतलब ऊपर की साइड पे आया है। मैंने दोनों इक्वेशन यहाँ पे रखी है कि जब लैम्बडा एम की वैल्यू साइमन्स मीटर इनवर्स हो तो ये आएगी और साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स हो तो ये वाली आएगी। दोनों का यूज़ करके आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बुक में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप जरा देखना, मैंने जो कन्वर्जन है वो भी आपको एक्सप्लेन किया कि कब 10⁻³ ऊपर आएगा मतलब न्यूमरेटर में और कब डिनोमिनेटर में आएगा। ये जो कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी है दोनों केस में, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के केस में विथ डाइल्यूशन चेंज होती है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है वो समझ लेते हैं पहले। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसी स्पीसीज है जिसको एक्यूएस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने से उसका कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है, मतलब वो 100 मोल आपने डाले तो वो 100 मोल्स उसके आयंस बन जाएंगे, कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाएगा, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब उनका पार्शियल डिसोसिएशन होता है, जस्ट लाइक एसिटिक एसिड, अगर आप उसके 100 मोल डिसॉल्व करोगे वाटर में तो वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम उसकी कंडक्टिविटी की बात करें या मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू की, वो दोनों विथ डाइल्यूशन चेंज होता है। तो ये क्यों होता है वो जरा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझे कि कंडक्टिविटी क्या है। तो सपोज हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, वो 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के बीच में रखा हुआ है और वो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है L और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। इन दोनों की वैल्यू अगर यूनिटी है तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी G = KA/L। अब A और L इन दोनों की वैल्यू यूनिटी है, मतलब हमारा G हो जाएगा K। दैट मीन्स उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस ही कंडक्टिविटी कहलाएगा, राइट। अब जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं, सिंपल केस की बात करूँ, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें पानी डालते जाए, डाइल्यूशन करते जाए, तो जो नंबर ऑफ आयंस है वो विथ वॉल्यूम इंक्रीज क्या होते जाएंगे, वो कम होते जाएंगे बिटवीन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर पहले इतने एरिया में 100 आते थे, अब उससे कम हो जाएंगे। अब आयंस कम हो गए तो वहाँ पे कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। सो विथ डाइल्यूशन कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे आयंस कम हो जाते हैं। कोई भी सॉल्यूशन की पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे VmL सॉल्यूशन अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होल्ड करता हो बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड और वो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस हो L जो यूनिटी हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया A वो भी यूनिटी हो, तो उस टाइम पे उसका जो कंडक्टेंस है वही होगी उसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि λm = K/A/L। अब A भी यूनिटी है, L भी यूनिटी है, तो वो निकल जाएगी, तो λm कितना रहेगा, K जितना। अब देखने वाली बात है यहाँ पे जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड वो यूनिटी है, तो L की वैल्यू 1 हो जाएगी। और A की जगह पे हम लिख सकते हैं V वॉल्यूम, क्योंकि वो बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड इतना वॉल्यूम कीप्ट होगा, राइट। तो हम A की जगह पे लिखेंगे V। तो जो हमारी इक्वेशन आएगी λm की वो होगी K/V। अब देखो जरा ध्यान से कि यहाँ पे विथ डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज होता है, K चाहे डिक्रीज हो रहा है लेकिन V की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। विथ डाइल्यूशन V ज़्यादा बढ़ रहा है, दैट मीन्स विथ डाइल्यूशन λm की वैल्यू इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी के केस में विथ डाइल्यूशन वो डिक्रीज होती थी क्योंकि वहाँ पे आयंस कम होते थे, लेकिन यहाँ पे λm में K तो कम हो रहा है लेकिन उसके साथ V बढ़ रहा है, दैट मीन्स विथ डाइल्यूशन λm की वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो वैसे ये कंडक्टिविटी चेंज होती जाएगी और जो जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको डिनोटेट करते हैं λ0m से। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए ये जो वेरिएशन है, मतलब चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो दोनों अलग से आती है। और वो कैसे होगा तो वो भी मैं आपको जरा पर यहाँ पे सिखा रहा हूँ। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो उसमें λm की वैल्यू विथ डाइल्यूशन स्लोली इंक्रीज होती है और वो जो इक्वेशन फॉलो करती है वो है λm = λ0m - A × c⁻²²। अगर इसे हम ग्राफ को प्लॉट करें तो इंटरसेप्ट की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी λ0m और जो स्लोप की वैल्यू मिलेगी वो होगी -A। ये जो A की वैल्यू है फॉर पर्टिकुलर सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उस पर डिपेंड करती है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट पे डिसोसिएट होने के बाद जो आयंस बनेंगे उनके ऊपर चार्ज क्या होगा। अगर हम बात करें NaCl, CaCl2, MgSO4 तो यहाँ पे NaCl को 1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, CaCl2 को बोलेंगे 2 का,
जबकि MgSO4 को बोले जाएंगे 2Gem2। अब ये 1Gem1, 2Gem1, 2Gem2 क्या है, तो वो मैं आपको बता दूं कि NaCl जब डिसोशिएट होगा तो बनेगा एक Na प्लस एक Cl माइनस, मतलब 1,1, तो इसको बोलेंगे 1Gem1। CaCl2 उसमें Ca प्लस 2 है, जबकि Cl 2 है, वो -1 वाले, तो उसको बोलेंगे 2Gem1, क्योंकि एक Ca प्लस 2 था और बाद में Cl माइनस है इसीलिए। जबकि MgSO4 में Mg प्लस 2 है और SO4 -2, तो इसको बोलेंगे 2Gem2 वाला। पर्टिकुलर टाइप के सभी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये A की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है। लाइक 1Gem1 वाले में सबकी ये A की वैल्यू सेम आएगी, 2Gem1 वाले में उन सब की वैल्यू सेम आएगी और 2Gem2 में उन सब की वैल्यू सेम आएगी। कोलरॉस ने इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे बहुत ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने बोला कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट लाइक NX और KX, यहाँ पे X हैलोजन है, उन दोनों का डिफरेंस ले तो उनका जो आंसर आता है वो नियरली कांस्टेंट होता है। जस्ट लाइक λ0m ऑफ KCl माइनस λ0m ऑफ NaCl, उसका आंसर सेम होगा λ0m ऑफ KBr माइनस λ0m ऑफ NaBr, उसका भी सेम होगा λ0m ऑफ Ki माइनस λ0m ऑफ Na। इन सब का आंसर ऑलमोस्ट सेम है, वो है 23.4 साइमंस cm/2 एंड मोल इनवर्स। Similarly, λ0m of NaBr minus λ0m of NaCl, which is also equal to λ0m of KBr minus λ0m of KCl, और वो आंसर भी है 1.8 साइमंस cm/2 एंड मोल इनवर्स। ये जो ऑब्जर्वेशन है कोलरॉस के, उससे पता चला कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, मतलब जो आयंस है वो अपने आप इंडिपेंडेंटली माइग्रेट होते हैं, उनकी मूवमेंट इंडिपेंडेंटली होती है, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, मतलब उसके साथ कौन सा आयन है वो अपनी मूवमेंट अपने हिसाब से करते हैं। तो अगर हम सिंपल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर 2 आयन हो, तो उसकी इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, तो उसके अंदर जो भी आयंस रहे हैं उन दोनों की इंडिविजुअल इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी के समेशन जितने। अगर मुझे सोडियम क्लोराइड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या हम बोले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए तो वो कितनी होगी, तो हमारा जो सोडियम आयन है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस हमारा जो क्लोरीन आयन है इंडिपेंडेंटली उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों का समेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब इंडिविजुअल आयन का समेशन करके हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरल केस की बात करें, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से 2 आयन मिल रहे हैं, न्यू प्लस और न्यू माइनस, और उन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है λ+0 एंड λ-0। अब हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी न्यू प्लस λ+0 प्लस न्यू माइनस λ-0। यहाँ पे न्यू प्लस एंड न्यू माइनस है जो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, λ+0 है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और λ0- है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो ये इंडिपेंडेंट वैल्यू का समेशन करके आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो। इसको बोलते हैं कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो यहाँ पे टेबल पे आपको कई सारे कैटायन और एनायन दोनों की λ0m वैल्यू गिवन है। तो अगर आपको KCl के लिए फाइंड आउट करना है तो आप K+ की वैल्यू ले लो और Cl- की वैल्यू ले लो और दोनों का समेशन कर दो, तो आपको KCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। ये केस था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। अब हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कि वहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंज होता है। अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब भी उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है तब उसके अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही लो होती है, मतलब वो डिसोशिएट प्रॉपर्ली नहीं होता है। लेकिन जैसे उसका डाइल्यूशन करते जाए, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाए, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी और उसका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। तो हमें डाइल्यूशन के साथ सडनली ऐसा एक स्टीपली राइज मिलता है जिससे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक्स्ट्राप्लोटेशन करके नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इस केस में हमें यूज़ करना पड़ेगा कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, और उससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ पर्टिकुलर वीक इलेक्ट्रोलाइट, λm है मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन एंड λ0m है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या हम बोल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो अल्फा की वैल्यू होगी λm/λ0m।
हमने क्लास 11 चैप्टर 7 में ये इक्वेशन देखी थी कि KA = C⁴/1 - अल्फ़ा। अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू हम रखेंगे λm/λ0m। तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो होगी C⁴/λm² इन ब्रैकेट 1 - λm/λ0m। तो यहाँ पे हम λm को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी C⁴/λ0m², λ0m - λm/λ0m। तो जो नीचे λ0m है वो कट आउट हो जाएगा। अब जो हमारी फाइनल इक्वेशन रहेगी वो होगी KA = C⁴ डिवाइडेड बाय λm0 इन ब्रैकेट λ0m - λm। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इसका यूज़ क्या है एप्लीकेशन ऑफ द कोलरॉस लॉ। तो देखो इंडिविजुअल माइग्रेशन ऑफ आयन से हम इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब λ0m की वैल्यू हमें मिल जाएगी। λm तो हम एक्सपेरिमेंट करके मेज़र करेंगे, तो हम K की वैल्यू भी मेज़र कर सकते हैं। मतलब Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये हम कोलरॉस लॉ यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ में वीक इलेक्ट्रोलाइट की λ0m वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। नेम ही बताता है कि आयंस का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, मतलब इंडिविजुअली वो माइग्रेट कर रहे हैं, और वो हम यहाँ पे ध्यान में लेने वाले हैं और इससे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। और उसके पर से हम Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं।